मैं आईसीयू की डॉक्टर हूं और ब्लड प्रेशर के बारे में यह जानकारी आपको देना बेहद जरूरी है। ब्लड प्रेशर जो होते हैं उसके लक्षण जो हैं वो बहुत ही लेट आते हैं। जो लक्षण होते हैं वो होते हैं थकावट, चक्कर आना, सर में नसों में दर्द होना, सर दर्द होना। अगर हम ब्लड प्रेशर खास तौर पर 40 की उम्र के बाद कम से कम साल में 1 या 2 बार बीपी नहीं नपवाते हैं तो हो सकता है यह 10 साल तक भी बिना नोटिस किए चली जाए और एकदम से किसी दिन लकवा मतलब शरीर का स्ट्रोक हो जाना, जिससे शरीर का एक साइड पैरालिसिस हो सकता है, या दिल में हार्ट अटैक होना, दिल पर दबाव पड़ने की वजह से, जिसकी वजह से स्टेंटिंग की भी जरूरत पड़ सकती है। तो इस तरीके की जो समस्याएं हैं, जैसे कि किडनी डैमेज हो जाना, किडनी फेल हो जाना, डायलिसिस होना, फिर तो इस तरीके की जो बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, इनकी वजह से हम आईसीयू में लाखों मरीज देखते हैं और उनमें से काफी को हम बचा भी नहीं पाते हैं। तो ये जो सब तरीके के मरीज हैं, ये एक सिंपल बीपी को कंट्रोल कर लेने से मैनेज हो सकते थे। तो मैं यही चाहती हूँ कि अगर आप अपना बीपी चेक कराएं और आपको पता चलता है कि आपका बीपी बढ़ा हुआ है, तो पहले आप दवाइयां शुरू करें, फिर जो भी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। अगर आपका बीपी बढ़ने का एक कारण आपका मोटापा है तो आप मोटापे पे कंट्रोल करिए, नमक का तला भुना और नमक का खाना बंद करिए, बाहर का खाना मिनिमम कर दीजिए, नमक कम खाइए, घी कम खाइए, तेल कम खाइए और बुरा फैट कम खाइए। तो अगर आप ये सब शुरू करेंगे तो बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होगा। तो अब क्या है कि हम लोग एनेस्थीसिया में है तो हम एनेस्थीसिया में सर्जरीज कराते हैं। तो सर्जरी से पहले प्री एनेस्थेटिक चेकअप होता है। उस चेकअप में हमारे पास जो भी 40 से ज्यादा उम्र के लोग होते हैं वो आते हैं। उनमें से लगभग 50% लोग जो होते हैं उनका बीपी बढ़ा हुआ होता है और उनको पता ही नहीं होता कि 50% में से भी 50% को ही पता ही नहीं होता कि मेरे को बीपी बढ़ा हुआ रहता है। तो वो पहली बार डायग्नोज कर रहे हैं कि उनका बीपी बढ़ा हुआ है। अब हम इनको बीपी बढ़ा हुआ होता है तो हम दवाइयां शुरू करते हैं देख करके कि इनको सच में हाइपरटेंशन है या नहीं। इसके लिए हम 2-3 दिन का इनका चार्ट बनवा लेते हैं घर पे, सुबह शाम का 140-90 से अगर ज्यादा बीपी है तो इनको ज्यादा चांस है कि इनको हाइपरटेंशन है। तो 3 दिन अगर ऐसे हाई रिकॉर्ड्स हैं वो भी घर पे तो है तो इनको बीपी की दवाइयां चालू करते हैं, फिर उस पे कंट्रोल देखते हैं, फिर साथ में लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन चलते रहेंगे। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन अच्छा हो गया तो दवाइयां धीरे धीरे बंद हो जाएंगी। पर ये नहीं है कि हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कर लेंगे इसलिए बीपी की दवाई नहीं खाते हैं। जब तक लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन काम करने लगेगी तब तक तो बीपी अगर आप कंट्रोल नहीं करेंगे तो वो एक सीरियस बीमारी बन सकती है, जैसे कि स्ट्रोक या फिर हार्ट अटैक या फिर किडनी डैमेज, जिसकी वजह से डायलिसिस पे जाना पड़ सकता है। तो अगर एक छोटी सी गोली वो सरकारी हॉस्पिटल में फ्री में मिलती है, तो अगर एक फ्री की गोली जो कि इतनी लाभकारक हो सकती है आपके लिए, इतनी सारी बीमारियों से आपको बचा सकती है, तो वो लेने में घबराना नहीं चाहिए। जो लोग आपको बोलते हैं कि एक दवाई के आप अधीन हो गए, तो ये अधीनता नहीं है। अधीनता है कि अनियंत्रित जो बीपी है आपका, वो किसी भी दिन आपको आईसीयू पहुंचा सकता है, किसी भी दिन गंभीर बीमारियों को आपके दरवाजे तक ला सकता है और आपकी जान पर बड़ा खतरा बन सकता है। तो आप पड़ोस की चाची, नानी, दादी की बात ना मानिए और कृपया अपने डॉक्टर से संपर्क करिए। अगर वो आपको दवाई देते हैं तो आप दवाई नहीं लेना चाहते तो आप अभी दवाई लीजिए, साथ में अपने जो भी नुस्खे आप यूज कर सकते हैं जो कि सेफ तरीके से डॉक्टर आपको गाइड करेगा कि ओके ये सेफ है, आप ये ट्राई कर लीजिए, तो वो आप साथ साथ ट्राई करती रहिए। और बीपी क्योंकि ऑब्जेक्टिवली हम मेजर कर सकते हैं, आप सीधा नाप सकते हैं कि आपका बीपी 140-90 से कम रहने लगा है या फिर आपका बीपी जो बहुत ही लोअर रहने लगा है, तो ऑब्वियसली आपको डोज कम करने की जरूरत है। अगर आपका बीपी लोअर साइड में है तो वो आपको डॉक्टर बेहतर तरीके से बता पाएंगे, आप जिनसे 1 to 1 डिस्कस करते हैं। तो मेरी आपसे यही अनुरोध है कि बीपी से डरिए मत, पर बीपी को अनकंट्रोल करके उससे निश्चिंत होकर बैठिए मत। क्योंकि अगर आपको बीपी है और आप उसको कंट्रोल कर लेते हैं तो कोई भी डरने की बात नहीं है। आपके 20-25 साल आप बिल्कुल आराम से तंदुरुस्त लाइफ जी सकते हैं। 20-25 साल के बाद अगर आप फिर कंट्रोल नहीं करें, फिर आप ही है तो हार्ट पे जोर तो पड़ ही रहा है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन नहीं होंगे,
सिर्फ दवाइयों के भरोसे भी कुछ नहीं हो सकता, आपको दोनों इकट्ठे करने होंगे, होलिस्टिक जाना होगा। आपके खाने में कुछ कमियां हैं, वो कमियां दूर करनी होगी। तो होलिस्टिकली अगर हम जाएंगे तो हमारी लाइफ स्पैन भी अच्छा रहेगा, हमारी लाइफ की क्वालिटी भी अच्छी रहेगी और हमें आईसीयू के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। क्योंकि जो आईसीयू है वो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होना चाहिए बीपी पता चलने का, वो एंड पॉइंट होना चाहिए कि हमें 20-25 साल हो गए हाइपरटेंशन को, अब शायद आईसीयू जाने की कभी नौबत आ जाए। पर अगर कोई दवाई ढंग से लेता है तो उसे आईसीयू जाने की नौबत फिर भी नहीं आती है। तो यह मेरा मतलब एक्सपीरियंस है पिछले 10-15 सालों का, जिसमें मैं यही कहूंगी कि जो भी बीपी की दवाइयां अच्छे से लेता है उसकी लाइफ काफी सॉर्टेड रहती है, और जो बीपी को इग्नोर करता है उसकी वो भी परेशान होता है, उसके घर वाले भी परेशान होते हैं, और सबसे ज्यादा परेशान शायद हम डॉक्टर्स होते हैं, क्योंकि हम किसी को ऐसे लड़ता हुआ मतलब अपनी लाइफ से नहीं देख पाते हैं। मैं तो खास तौर पे नहीं देख पाती, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ ताकि शायद किसी एक भी इंसान को इस वीडियो से फायदा हो जाए, वो अपने बीपी को ज्यादा सीरियस लेने लग जाए और फिर इधर उधर की बातें सुन के कि एलोपैथी वाले ये करते हैं, डॉक्टर ऐसे पैसे कमाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। तो इन चीजों पे ध्यान देने की जगह है आप अपनी बीपी पे, अपनी लाइफ पे कंट्रोल बनाइए। और अगर आपको कोई डाउट है कि भाई मेरे को बीपी है या नहीं है तो उसके बारे में आप कमेंट्स डाल सकते हैं, आपके कमेंट्स पढ़ के आपको रिप्लाई करने का कोशिश करूंगी। धन्यवाद। चैनल अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ज्यादातर लोग बीपी को सिर्फ एक मामूली सा नंबर समझते हैं, पर एज एनेस्थीजियोलॉजिस्ट और आईसीयू की डॉक्टर यह एक सिर्फ नंबर नहीं है, यह मेरे लिए दिल की और ब्लड वेसल्स की हेल्थ का एक साइन है। जिसका बीपी कंट्रोल्ड होता है उसके एक्सट्रीम्स बीपी नहीं होते हैं, और जिसका बीपी अनकंट्रोल्ड होता है उसको इमरजेंसी सर्जरीज में एकदम से बीपी 50/20 का हो सकता है, और स्ट्रेस की वजह से बीपी 200/120 का हो सकता है। यह आपकी मर्जी है, आप किस पर ट्रस्ट करते हैं। तो मेरा इंट्रोडक्शन तब तक कंप्लीट नहीं है जब तक मैं आपको ये ना मैंने 2009 में एमबीबीएस में ज्वाइन किया था और 2017 में एमडी में ज्वाइन किया था। मुझे 2017 से 2026 तक एनेस्थीसिया और क्रिटिकल केयर जो एक्सट्रीम्स ऑफ बीपी के साथ डील करते हैं, मैंने ऐसे एक्सट्रीम बीपीज को डील किया है और पेशेंट का आउटकम बहुत ही अच्छा रहा है। तो इतना जो एक्सपीरियंस मुझे मेरे सीनियर्स के साथ काम करके मिला है वो एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो अगर आपको मेरी बात पर विश्वास है और साथ में जो एविडेंस बेस्ड मेडिसिन पर विश्वास है तो आप इन बातों का प्लीज ध्यान रखिए। यूट्यूब पे नेचुरोपैथ को लाखों लोग सुन रहे हैं। आधा अधूरा ज्ञान हेल्थ के लिए बहुत ही डेंजरस होता है। बीपी को पूरी तरह समझने के लिए मैंने बहुत सी अभी वीडियो बनाई हैं। मुझे लगता है कि मैंने काफी कुछ उसमें कवर कर लिया है। अगर फिर भी आपको कुछ समझ ना आए तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। मेरा सिर्फ यही मोटो है कि जो मैंने एक्सपीरियंस से सीखा है उसकी वजह से कुछ हद तक अपना बीपी कंट्रोल कर पाए। जैसे उन्हें अगर कभी इमरजेंसी सर्जरीज की जरूरत पड़ती है या कभी रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो जाता है तो कभी भी उनका बीपी एक्सट्रीम्स तक ना पहुंचे, और 180/110 का बीपी जो इमरजेंसी होता है इतनी कंडीशन तक बीपी कभी पहुंचे ही ना, और ऑर्गन डैमेज ना हो। अगर एक दवाई लेने से बीपी इतने अच्छे से कंट्रोल हो सकता है तो मैं लोगों को यही मोटिवेट करती हूँ कि आप बीपी की दवाई लें। पर अगर आप बीपी की दवाई लाइफ लॉन्ग नहीं लेना चाहते तो बीपी की दवाई के साथ साथ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कैसे कर सकते हैं और यह क्यों इफेक्टिव है, इस पर भी मैंने वीडियो बनाई है। मुझे लगता है कि अगर आप ये वीडियोस देखेंगे तो आपकी जिंदगी में कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड हो सकती है, और अगर आप ये वीडियोस शेयर करेंगे तो आप किसी ना किसी जिंदगी को बचा सकते हैं, और जिंदगी को नहीं तो कम से कम कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट कर सकते हैं। अगर आपको इस चैनल से वैल्यू मिलती है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं आईसीयू की डॉक्टर हूँ। आज ब्लड प्रेशर के बारे में आपको ये जानकारी देना बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि हमारे आईसीयू में जो 50% से ज्यादा मरीज है वो कहीं ना कहीं हाई ब्लड प्रेशर और उससे होने वाली कॉम्प्लिकेशन जैसे स्ट्रोक, एमआई मतलब हार्ट का अटैक,
या फिर किडनी फेलियर जिसमें डायलिसिस की जरूरत पड़ रही है, वो सब बीमारियां बचाई जा सकती थी अगर जो ब्लड प्रेशर है वो टाइम पे कंट्रोल कर लिया जाता। मामूली सी 1 या 2 दवाई या मैक्सिमम 3 दवाइयों पे ये सारी कॉम्प्लिकेशन प्रिवेंट की जा सकती थी, जो कॉम्प्लिकेशन आज जानलेवा हो गई है और जिनकी वजह से 10-12 दवाइयां लेनी पड़ रही है, इतने सारे पैसे वेस्ट हो रहे हैं, आईसीयू में वेंटिलेटर पे पेशेंट को रखना पड़ रहा है और इन्फेक्शन जो है इस कदर बढ़ गया है कि वो जान को लेकर ही मानता है। जो मरीज है उसके साथ साथ उसके रिश्तेदारों का जीवन बदहाल हो जाता है। तो यह एक्चुअल में क्या बीमारी है, इसको आसानी से समझने के लिए हमें पता होना चाहिए कि हमारा जो दिल होता है वो हमारी आर्टरीज मतलब एक पाइप में ब्लड को पंप करता है और वो ब्लड जो है वो पूरे ऑर्गन्स में चला जाता है, सारे बॉडी ऑर्गन्स में जाता है और वो ब्लड देता है। ब्लड के अंदर ऑक्सीजन होती है, तो जो ऑक्सीजन होती है वो हमारे सारे ऑर्गन्स ऑक्सीजन यूज करते हैं। तो जो हमारे सारे ऑर्गन्स ऑक्सीजन यूज कर रहे हैं उसी से हमारा जीवन चलता है। अगर हमारी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होगी तो हम बेहद बीमार हो जाएंगे और हमें आईसीयू में जो ऑक्सीजन की मशीन यानी वेंटिलेटर पर रखना पड़ सकता है। तो इसलिए ब्लड प्रेशर का नॉर्मल होना बेहद जरूरी है। तो जो दिल होता है अगर उसके आगे जो पाइप है वो नॉर्मली नरम होती है और पतली होती है, तो जब दिल थोड़ा सा भी प्रेशर लगाता है तो जो खून है वो दिल से पाइप्स में चला जाता है, आर्टरी में चला जाता है। पर जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं और हमारी जो नसें हैं वो सख्त हो जाती हैं, उस स्थिति में ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ जाता है और दिल को अपनी मांसपेशियों को सख्त करना पड़ता है और बहुत सारी मांसपेशियां उसको बनानी पड़ती है। इसका मतलब है दिल में एलवीएच हो जाता है, मतलब लेफ्ट वेंट्रिकल जो हार्ट का है वो मोटा हो जाता है और मोटी परत को काम करने के लिए ज्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट पड़ती है और ऑक्सीजन जो है वो हार्ट को नहीं पहुंच पाती, जिसकी वजह से हार्ट अटैक या एमआई हो जाता है। इसी तरह से जो दिल है अगर आर्टरीज में पूरा ब्लड पंप नहीं कर पाएगा तो ब्रेन तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी, जिससे इस्कीमिक स्ट्रोक हो सकता है या जो दिमाग की नसें हैं वो फट सकती हैं, जिससे हेमरेजिक स्ट्रोक हो सकता है। और अगर किडनी तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी तो किडनी का फेलियर हो सकता है और उसकी वजह से डायलिसिस पर भी जाना पड़ सकता है। तो इतनी सारी कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट करने का सबसे आसान तरीका है कि हम इसको सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन करें। सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन होता है कि डिजीज को अर्ली डायग्नोज करे और अर्ली ट्रीट करे और पूरी तरह से ट्रीट करे। होने वाले साइड इफेक्ट को कम करना इम्पोर्टेंट है। तो आजकल जेएनसी कमिटी होती है जो हाइपरटेंशन के लिए होती है, उसके अकॉर्ड लेस देन 60 इयर्स के लोग हैं उनके लिए जो बीपी की लिमिट है वो 140/90 रखी गई है। इतने में हमें बीपी का टारगेट रखना है। और अगर मोर देन 60 इयर्स है, 60 साल से जो बड़े लोग हैं उनके लिए 150/90 का बीपी भी चल जाता है। पर अगर साथ में 60 साल से ज्यादा की उम्र है और साथ में उनको कोई किडनी की बीमारी या डायबिटीज है तो ये लिमिट फिर 140/90 हो जाती है। ये लिमिट बहुत सारी स्टडीज के बेसिस पे बनाई गई है, जिनमें ये पता चला कि अगर इतना बीपी रखते हैं तो स्ट्रोक का, एमआई का और किडनी फेलियर वगैरह का जो रिस्क है वो मिनिमम होता है। तो दवाई लेने से अगर इतनी सारी बीमारियां बचती हैं तो एक दवाई लेना बेहतर है। आप बताइए आपके इस पे क्या विचार है? क्या आपको बीपी के बारे में ये जानकारी पहले थी? अगर कुछ जानकारी अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू। क्या आप जानते हैं कि आपका शरीर कितना अद्भुत है? अत्याधुनिक रोबोट इसके सामने एक खिलौना मात्र है, क्योंकि उसको एक बिल्डिंग मटेरियल से बनाया जाता है और फिर उसको रेगुलर चार्जिंग की जाती है और जो टूट फूट हो जाती है उसे फिर से बनाना पड़ता है। वह खुद से अपने आप को ठीक नहीं कर सकता और हमारी बॉडी जो है वो सिर्फ ऑक्सीजन और फूड लेकर अपने आप को पूरी तरह से अपने भरोसे पर ठीक रखती है और ये सिर्फ एक स्पर्म और ओवा से पूरे के पूरे अपने जैसे और रोबोट भी क्रिएट कर सकती है। यह हमारे लिए कल्पना कर पाना भी मुश्किल है कि रोबोट खुद से अपने जैसे रोबोट को पैदा करे।
तो हमारी बॉडी इतनी ज्यादा जटिल है, तो आप सोच रहे होंगे इतनी जटिल जानकारी का हम क्या करेंगे। तो जैसे एक कंप्यूटर होता है, उसको अगर हमें यूज करना है तो उसके बारे में हमें काफी कुछ पता होना चाहिए, नहीं तो वह हैंग हो जाएगा, उसके अंदर वायरस आ जाएंगे, बीमारियां आ जाएंगी। तो अगर बीमारियां आ जाती है, वायरस आ गया है तो उसे समझने की कोशिश करनी होगी, क्योंकि ये हमारी जो शरीर है, ये हमारी सबसे बढ़िया मशीन है, इसे ठीक रखना हमारा फर्ज है, नहीं जीवन नष्ट हो जाएगा। हमारी बॉडी भीषण गर्मी में 45 डिग्री सेल्सियस पे भी या 0 डिग्री सेल्सियस पे भी अपना टेम्परेचर 37 डिग्री बनाकर रखती है। जब यह टेम्परेचर 38 डिग्री हो जाता है तो हमारी बॉडी में हाई फीवर हो जाता है। इन्फेक्शन से लड़ रही थी बॉडी और टेम्परेचर बढ़ा रही थी ताकि इन्फेक्शन को मार पाए, पर वो मर नहीं रहे, तो बॉडी टेम्परेचर बढ़ाई जा रही है और उससे उसको कोई फायदा नहीं हो रहा बल्कि नुकसान ही हो रहा है। तो हम दवाई देके टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं और एंटीबायोटिक भी देने की जरूरत पड़ सकती है। कुछ इन्फेक्शन एंटीबायोटिक मार देती है, कुछ इन्फेक्शन बॉडी मार देती है। बॉडी हमेशा संतुलन में रहती है। अब हम समझते हैं कि ब्लड प्रेशर जो होता है वो संतुलन में कैसे रखती है बॉडी। दिल एक पंप की तरह है, वो पंप एक पाइप से जुड़ा हुआ है जिसे आर्टरी बोलते हैं। वो आर्टरी सारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाती है। वो आर्टरीज छोटी छोटी डिवाइड होके हर ऑर्गन तक पहुंचती है। इसकी छोटी ब्रांच को आर्टीरियोल कहते हैं। आर्टीरियोल एक नेटवर्क की तरह बहुत पतली पतली कैपिलरी बना देती है, जिससे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में एनर्जी प्रोड्यूस करने पहुंचने के बाद फेफड़ों तक ब्लड जाता है और उसमें फिर से ऑक्सीजन डाल दी जाती है। फिर यह ऑक्सीजनेटेड ब्लड दोबारा पूरी बॉडी में पहुंचा दिया जाता है। तो बीपी अगर हम बोल रहे हैं 120/80 का बीपी है, इसका मतलब है जो नसें हैं उनमें नॉर्मली जो ब्लड है उसकी वजह से जो आर्टरी की वॉल पे प्रेशर है वो लगभग 80 है। जब दिल धड़कता है एकदम से जो खून जा रहा है आर्टरी में, उसकी वजह से जो प्रेशर पड़ा है वो 120 है। सबसे महत्वपूर्ण कारण हाइपरटेंशन का जो है वो एज है। 40 की उम्र के बाद जो बीपी है वो काफी बढ़ जाता है। इसका कारण क्या है कि जब दिल जो है वो ब्लड को आर्टरी में फेंकता है तो आर्टरी जो होती है वो हमारी इलास्टिक जैसी होती है, वो थोड़ी फैल जाती है, जिसकी वजह से आर्टरी की वॉल पे कम प्रेशर पड़ता है और प्रेशर बहुत ज्यादा अनकंट्रोल्ड नहीं होता है। बुजुर्ग इंसानों में जो ये आर्टरी होती है उसकी फैलने की ताकत कम हो जाती है, इलास्टिसिटी जो है रबड़ जैसी नेचर वो कम हो जाती है, तो बीपी बढ़ जाता है। नॉर्मल बीपी जो होता है वो 100 से 130 सिस्टोलिक बीपी और डायस्टोलिक बीपी जो होता है 80 से 90 नॉर्मल होता है। तो ये हमारी बॉडी मेंटेन करके रखती है। प्रेशर ज्यादा हो रहा है, इसका मतलब बॉडी को ऑक्सीजन नहीं मिल रही है जितनी उसको रिक्वायरमेंट है, तो उस रिक्वायरमेंट को पूरी करने के लिए बॉडी ब्लड प्रेशर को बढ़ाती है कि प्रेशर से ऑर्गन्स तक ऑक्सीजन पहुंच जाए। पर जब बॉडी को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है बीपी बढ़ाने के बावजूद, तो बीपी और ज्यादा बढ़ता है। धीरे धीरे एक विशियस साइकिल हो जाती है। ऑक्सीजन कम मिल रही है तो बीपी बढ़ गया, बीपी बढ़ा तो जिसकी वजह से आर्टरी नैरो हो गई तो और ब्लड कम हो गया, तो जिसकी वजह से ऑक्सीजन फिर से कम हुई, फिर बीपी और बढ़ेगा, फिर ऑक्सीजन और कम जाएगी। ऐसे जो हमारी बॉडी है वो फेल होने लगती है। इस चीज को कंट्रोल करने का जो मैकेनिज्म है वो हमारी किडनी के अंदर होता है। किडनी के अंदर जो ब्लड है वो फिल्टर होता है और उसमें वो छलनी की तरह होता है, वो नमक को छान देता है। मैकुला डेंसा के सेल्स नमक की क्वांटिटी को देखते हैं। अगर उन्हें लगता है कि नमक कम है तो वो क्या करती है, वो दो चीजें करती है। वो रेनिन को निकालती है जो एंजियोटेंसिन 2 बनाता है, और एंजियोटेंसिन 2 जो होता है वो आर्टरी को कंस्ट्रिक्ट करता है। और दूसरी चीज वो ये करता है कि एंजियोटेंसिन 2 जो होता है वो एल्डोस्टेरोन को निकालता है। एल्डोस्टेरोन एक हार्मोन होती है, वो हार्मोन जो होती है हमारी बॉडी में सोडियम को रोक लेती है। सोडियम के साथ पानी भी आ जाता है, तो इस तरीके से हमारा जो ब्लड वॉल्यूम है वो बढ़ जाता है। ऑक्सीजन वो कैरी ज्यादा करेगा और ऑक्सीजन पहुंच जाएगी। एंजियोटेंसिन 2 बनाता है, एंजियोटेंसिन 2 एल्डोस्टेरोन को निकलवाती है। एल्डोस्टेरोन साथ में सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन करता है, तो भागने के लिए हमें एनर्जी लगती है। उस समय पे हमारा सिंपैथेटिक सिस्टम फाइट और फ्लाइट मोड एक्टिव हो जाता है, और सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन से वेजो कंस्ट्रिक्शन होती है और हार्ट को बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है, दिल की धड़कन बढ़ जाती है। तो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट पूरी करने की बॉडी पूरी तरह से कोशिश करती है।
पर क्योंकि बीपी बढ़ जाता है तो वो एक प्रेशर से जा रहा होता है और वेलोसिटी उसकी बहुत ज्यादा होती है, जो फ्लो होता है उसमें टर्बुलेंस हो जाता है, वो सीधा जाने की जगह दीवारों से टकराते हुए जाता है और जो आर्टरी की नाजुक दीवारों को इंजरी कर देता है, जिस इंजरी से वहां पे क्लोट बन जाता है और फैट डिपॉजिट होने लगता है, जिससे आर्टरी नैरो हो जाती है। आर्थरोस्क्लेरोटिक प्लाक बोलते हैं। बहुत लोग कंफ्यूज करते हैं कि आर्थरोस्क्लेरोटिक प्लाक की वजह से बीपी बढ़ता है। नहीं, पहले बीपी बढ़ता है, फिर आर्थरोस्क्लेरोटिक प्लाक बढ़ता है, फिर नैरोइंग की वजह से और ज्यादा बीपी बढ़ता है और एक विशियस साइकिल शुरू हो जाती है और यह साइकिल रुकने का नाम ही नहीं लेती। और फिर ये दिल की आर्टरीज में अगर ऐसा हो जाता है, जो दिल को खून पहुंचा रही है तो दिल को खून नहीं पहुंचता और उसकी वजह से मायोकार्डियल इस्कीमिया मतलब एमआई हार्ट अटैक हो जाता है। और अगर ऐसा ही ब्रेन के साथ होता है तो स्ट्रोक हो जाता है, किडनी के साथ तो किडनी फेल होने लगती है। तो अब हमें अपनी बॉडी को सपोर्ट करना है। अभी हमारी बॉडी में फायर लगी हुई है, फायर को बुझाना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो दवाइयां देकर हमारे रास सिस्टम को नॉर्मलाइज किया जाता है। साथ में लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन धीरे धीरे शुरू की जाती है। अगर आप हाई बीपी में एक्सरसाइज करते हैं तो सिंपैथेटिक एक्टिविटी और बढ़ जाती है, या टेंशन लेते हैं तो सिंपैथेटिक एक्टिविटी और बढ़ जाती है, जिससे बीपी और ज्यादा बढ़ता है। तो अगर आपका हाई बीपी है तो एक्सरसाइज तब तक नहीं करनी है जब तक आप दवाइयों से बीपी को कंट्रोल ना करें। तला भुना खाना बंद कर दे, नमक कम कर दे, इनसे हेल्प होगी। पर सबसे ज्यादा जरूरी जो है वो दवाइयां लेना है। और दवाई को ऐसे नहीं लेना है कि आज ले ली, बीपी कम हो गया, फिर कल नहीं ली। इससे जो हमारा सेंसर है किडनी में वो कंफ्यूज हो जाता है कि उसे कितनी उसे आर्टरीज को कंस्ट्रिक्ट करके रखना है, डायलेट करके रखना है, सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन कितना करना है, क्या करना है। ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ जाता है और दिल को अपनी मांसपेशियों को सख्त करना पड़ता है और बहुत सारी मांसपेशियां उसको बनानी पड़ती है। लेफ्ट वेंट्रिकल जो हार्ट का है वो मोटा हो जाता है और मोटी परत को काम करने के लिए ज्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट पड़ती है और ऑक्सीजन जो है वो हार्ट को नहीं पहुंच पाती, जिसकी वजह से हार्ट अटैक या एमआई हो जाता है। इस वीडियो में ब्लड प्रेशर से जुड़े कॉमन बट कंफ्यूजिंग सवालों को समझने की कोशिश करेंगे। हमारी बॉडी एक्चुअली बीपी को कैसे बैलेंस करती है? कुछ लोगों का बीपी पूरी जिंदगी नॉर्मल क्यों रहता है? क्या हाई बीपी सिर्फ लाइफस्टाइल की बीमारी है? लाइफस्टाइल की वजह से बीपी धीरे धीरे क्यों बढ़ने लगता है? क्या पतले लोगों को भी हाई बीपी हो सकता है? सोल्ट, स्ट्रेस और स्लीप बीपी को कैसे इफेक्ट करते हैं? सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, क्या बीपी कभी कंप्लीटली क्योर हो सकता है? हमारी बॉडी एक्चुअली बीपी को कैसे बैलेंस करती है? बीपी का जो बैलेंस होता है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स हार्मोनल और नर्वस सिस्टम के बैलेंस पर टिका होता है। नर्वस सिस्टम में ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम एक इनवॉलेंट्री सिस्टम होता है, जिसमें हमें सोचना नहीं होता कि ब्रीदिंग चल रही है या बीपी कितना चल रहा है। इसके दो पार्ट्स होते हैं, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम फाइट और फ्लाइट है। जब ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ज्यादा हो जाती है तो बीपी बढ़ जाता है, ब्रीदिंग बढ़ जाती है। इसके अपोजिट पैरासिम्पैथेटिक रेस्ट और डाइजेस्ट का सिस्टम है, जिसमें बीपी कम हो जाता है और ब्रीदिंग कम हो जाती है। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के साथ साथ हार्मोनल सिस्टम भी बीपी के बैलेंस में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। हार्मोन्स लाइक थायराइड मेटाबॉलिज्म को बढ़ाकर बीपी को बढ़ाती हैं और किडनी में रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरोन सिंपैथेटिक सिस्टम बीपी को बढ़ाता है। ब्लड वेसल्स के अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड जो होता है वो बीपी को कम करता है वेसल्स को डायलेट करके। ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट या डायलेट करके बीपी को बैलेंस में किया जाता है ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। रिक्वायरमेंट ज्यादा हो तो बीपी ज्यादा, रिक्वायरमेंट कम हो तो बीपी कम। जब यह बीपी 120 से 140 के बीच में हो जाता है और डायस्टोलिक बीपी 80 से 90 के बीच में हो जाता है तो प्री हाइपरटेंशन कहलाता है। प्री हाइपरटेंशन एक ऐसी स्टेज है जिसमें अगर हम लाइफस्टाइल चेंजेस कर लेते हैं तो हम बीपी से बच सकते हैं और बीपी का पूरी तरीके से क्योर हो सकता है। किसी में बीपी बढ़ क्यों जाता है? कुछ लोगों का बीपी पूरी जिंदगी नॉर्मल क्यों रहता है? बीपी 140/90 हो जाता है तो इसका मतलब है कि हमारे शरीर में एक बड़ी जंग छिड़ी है
कुछ ना कुछ बहुत गलत हो गया है, शरीर का संतुलन बिगड़ने का संकेत देते हैं। हमारे बीपी का जो कंट्रोल सेंटर है वो हमारी किडनी होती है। किडनी में मैकुला डेंसा सेल ज्यादा नमक होने के बावजूद यह डिटेक्ट कर लेता है कि नमक कम है, क्योंकि वो सेंस ही नहीं कर पाता, उसके सेंसर कमजोर हो गए हैं। तो वो क्या करता है, नमक और पानी को रोकता रहता है, ब्लड वॉल्यूम बढ़ती रहती है और सिंपैथेटिक सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से आर्टरी जो है वो कंस्ट्रिक्ट कर देती है, दिल जो है बहुत तेज से धड़कता है और बहुत ज्यादा वॉल्यूम में ब्लड को पहुंचाता है, तो जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, हर सिस्टम फेल होने लगता है। हाई बीपी सिर्फ लाइफस्टाइल की बीमारी है? याद रखिए, हाई ब्लड प्रेशर सिर्फ एक नंबर की खराबी नहीं है, यह आपकी किडनी के सेंसर की घबराहट, नसों में नाइट्रिक ऑक्साइड की कमी और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की जंग का नतीजा है। लाइफस्टाइल की वजह से बीपी धीरे क्यों बढ़ने लगता है? पास सिस्टम ओवर एक्टिव हो जाता है और सिंपैथेटिक ओवर एक्टिविटी की वजह से नसों को सिकोड़ देता है। पतले लोगों को भी हाई बीपी हो सकता है? कुछ लोगों के जीन्स ऐसे होते हैं, उनका मैकुला डेंसा सेंसर नमक को लेकर बहुत ज्यादा संवेदनशील होता है। उनके लिए थोड़ा सा नमक भी सिस्टम को बुरी तरह भड़का देता है। अगर उनके माता पिता को हाई ब्लड प्रेशर था तो हो सकता है उनके अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड बनाने की कुदरती क्षमता भी कम हो। सोल्ट, स्ट्रेस और स्लीप बीपी को कैसे इफेक्ट करते हैं? ज्यादा नमक खाने से और प्रोसेस्ड फूड खाने से जो मैकुला डेंसा का सेंसर होता है वो सुस्त पड़ जाता है और उसकी वजह से रास सिस्टम ओवर फंक्शनल हो जाता है, तो यह सब इम्बैलेंस क्रिएट करता है। समझ लीजिए कि आपका शरीर बहुत जटिल है, अगर हम उसे सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा कि कम कंसेप्ट सीख के हम गलत चीजें सीख लेंगे, फिर हम अपने शरीर को हेल्प नहीं कर पाएंगे। क्या बीपी कभी कंप्लीटली क्योर हो सकता है? RAAS हमारा सिस्टम है वो ओवर एक्टिवेट हो गया है, उसे दवाइयों से टैक्स करे। सिर्फ दवा काफी नहीं है, आपको वजन कम करना होगा ताकि चर्बी का दबाव कम हो, रोज चलना होगा ताकि शरीर फिर से नाइट्रिक ऑक्साइड बना सके और नमक चीनी को सीमित करना होगा ताकि किडनी के सेंसर शांत हो। आपकी बॉडी को गहरे विज्ञान से समझिए और इसे जड़ से ठीक करिए। साथ में जब एक्सरसाइज करेंगे तो नाइट्रिक ऑक्साइड ज्यादा निकलेगी। के साथ साथ अगर हम चिंता नहीं करेंगे, माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, तो जो सिंपैथेटिक सिस्टम है वो रिलैक्स होगा और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम जो कि उसका विपरीत है वो एक्टिवेट होगा, जो दिल को रिलैक्स करता है और ब्लड वेसल्स को डायलेट करता है, जिसकी वजह से बीपी और कम होगा और साथ में जो ऑर्गन्स है वो ऑक्सीजन के लिए नहीं तड़पेंगी और शरीर का जो इम्बैलेंस हो गया है वो सब खत्म हो जाएंगी। हमारा दिल, हमारा फेफड़ा, हमारा दिमाग, हमारी किडनी, हमारी स्किन, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम सब भले तरीके से काम करेगा और हम एक बेहतर लाइफ को जी पाएंगे। पर जब शरीर में आग लगी हो उस टाइम हम ये नहीं बोल सकते कि आप एक्सरसाइज करिए। एक्सरसाइज करने से शुरुआत में सिंपैथेटिक ओवर एक्टिविटी होती है तो बीपी और ज्यादा कम बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट भी एक्सरसाइज से बढ़ती है, तो शरीर और ज्यादा परेशान होता है। इसलिए पहले दवाई से बीपी को कंट्रोल करना है। जब बीपी कुछ कंट्रोल में आ जाए, जो नसें हैं हमारी वो एकदम से बहुत ज्यादा कॉन्स्ट्रिक्ट, बहुत ज्यादा डायलेट ना करे और बैलेंस क्रिएट हो जाए, उसके बाद हमें लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करना है, पर दवाइयां लेते रहना है ताकि हमारा सिस्टम अच्छे से काम करे। धीरे धीरे जब हमारी ये सब इम्बैलेंस दूर हो जाएगा तो दवाइयां हम कम कर सकते हैं और उन्हें धीरे धीरे छोड़ सकते हैं। आपको बीपी के बारे में ये जानकारी पहले थी, अगर कुछ जानकारी अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।